Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र बने। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज पार्ट 6, जिसमें आप सबका स्वागत है। फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज बनाने का एक वो कारण है कि मैं आपको ग्रो होते हुए, आपको बढ़ते हुए, आपको चमकते, आपको फाइनेंशियली फिट और फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखना चाहता हूँ। तो आज इस पार्ट 6 में हम कुछ फाइनेंस के रिलेटेड टर्म्स, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज जिस मनी से डील कर रहे हैं, आज जिस करेंसी को हम यूज़ कर रहे हैं, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इससे शुरुआत कैसी हुई। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई, पहले के जो पुराने दौर में, ज़माने में लोग एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ खरीदते और बेचते थे, एक्सचेंज करते, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं ए और बी, ए के पास चावल है, बी के पास गेहूँ है, तो ये अपने चावल बी को देगा, बी अपने गेहूँ ए को देगा। आप समझ सकते हैं, इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम के बाद आया गोल्ड। गोल्ड जब लोग वो ज़माने में गोल्ड जमा करते थे। गोल्ड जब जमा हो जाता है सेफ्टी के लिए, क्योंकि घर में रखना रिस्क और एक प्लेस से दूसरे प्लेस को उसे कैरी करना मुश्किल, उस कारण उसे गोल्ड स्मिथ के पास रखते थे सेफ्टी के लिए। और गोल्ड स्मिथ उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में एक नोट देता था जिसका नाम था गोल्ड स्मिथ नोट। आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड स्मिथ नोट जैसी वैल्यूदार बन गई और इसी के बाद आया कॉइन्स और करेंसी नोट्स, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। इस करेंसी के बाद हमने देखा एवोल्यूशन, प्लास्टिक कार्ड्स आए, जिसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, उसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। अब आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह। तो ये हुआ मनी का एवोल्यूशन। लेकिन आपके मन में एक बात आ रही होंगे, अगर मनी करेंसी यानी प्रिंट करती है बैंक्स या गवर्नमेंट, तो क्यों ना मनी सबको देने के लिए अनलिमिटेड प्रिंट किया जाए। वो ये इसलिए उसकी लिमिट होती है। जो गवर्नमेंट या जो इंस्टीट्यूशन होता है रिस्पॉन्स, जैसा इंडिया में आरबीआई है, उन्हें एक लिमिट होती है। वो अपने कंट्री का जो गोल्ड रिजर्व है उसकी वैल्यू के हिसाब से करेंसी प्रिंट्स करते हैं। और हर कंट्री की करेंसी अलग होती है, डिफरेंट होती है। जैसा कि इंडियन करेंसी को हम रूपी कहते हैं, अमेरिका एंड कनाडा में उसे डॉलर कहा जाता है। तो हर प्रोडक्ट का कुछ अलग वैल्यू होती है। ये प्रोडक्ट का वैल्यू उसके डिमांड और सप्लाई से होता है। जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जिसका भी डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है, उस चीज़ की वैल्यू कम होती है। अब हाल ही में आप टमाटो का देखो, कुछ दिन पहले बहुत सप्लाई थी टमाटो की, 10 रुपये किलो पुकार के बेचे। आज डिमांड, सप्लाई कम हुई, डिमांड थोड़ा ज़्यादा हुई, तो आज वही 10 का 25 हो गया। तो हर चीज़ का यही होता है। तो अब हम एवोल्यूशन के बारे में समझे हैं, मनी प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा जाना है। अब समझेंगे, जब हमारे पास मनी होती है, पैसा करेंसी होती है, तो हम इसे सेफ्टी के लिए और कुछ उस पर इनकम भी आने के लिए हम डिफरेंट अकाउंट्स में इसे बैंक में रखते हैं। और कौन से हैं वो डिफरेंट अकाउंट्स, अब उसे हम जानेंगे, समझेंगे। एक होता है सेविंग अकाउंट, एसबी बोलते हैं।
दूसरा होता है करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए होता है, करेंट अकाउंट बिजनेस, शॉप्स एंड बिजनेस के लिए होता है। सेविंग अकाउंट के बाद आता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एफडी कहते हैं। उसके बाद आता है आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो एवरी मंथ यानी रिकरिंग यानी बार बार उसमें आप एक सर्टन मनी लगाते हैं, उसको रिकरिंग बोलते हैं। एफडी में सिंगल टाइम, फर्स्ट टाइम, वन टाइम पेमेंट करते हैं एट द बिगिनिंग। अब एसबी, एफडी, आरडी अकाउंट्स खोलने के बाद उसे ऑपरेट कैसे किया जाए, बैंक के साथ आप कैसे डील करोगे, कैसा उसका ऑपरेशन होगा, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। ये वो अकाउंट जो है इधर इंडिविजुअल होता है या जॉइंट होकर। इंडिविजुअल अकाउंट्स इंडिविजुअल को ऑपरेट करना होता है, और जॉइंट अकाउंट है तो इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। दो प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होती है। एक तो क्या है, द अकाउंट विल बी ऑपरेटेड जॉइंटली। जब ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है और फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी जॉइंट अकाउंट खोले तो दोनों को की सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, दोनों मिलकर ही ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट। लेकिन इसके बदले में अगर ईओएस इंस्ट्रक्शन दिए, ईओएस का मतलब आइदर और सर्वाइवर, तो ए या बी दोनों में कोई एक ऑपरेट कर सकता है अकाउंट इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा। अब आता है अकाउंट आपने खोल दिया, एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होगा, जो बहुत सारे लोग इसमें लापरवाही करते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं। जो भी अकाउंट हो आपका, किसी भी बैंक में हो, आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरकर अपडेट हमेशा रखना पड़ता है। अंडर सेक्शन 45ZA में आपको राइट दिया गया है कि आप किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। आप अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस यानी पार्टनर को नॉमिनेट करिए। आप अगर मैरिड नहीं है तो अपने मदर, फादर, ब्रदर, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। क्योंकि लाइफ इज अनसर्टन, कभी कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए तो बैंक विल रिकॉग्नाइज द नॉमिनी। नॉमिनी को रिकॉग्नाइज करता है, आपके जो फंड्स बैंक अकाउंट में वो नॉमिनी को देता है। अगर नॉमिनेशन नहीं रहे तो जो आपके जिसको जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है उन्हें फंड्स लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कभी कोर्ट को जाके एलआर के लिए जाना पड़ता है, लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट्स के लाना पड़ता है, जिसका लेंथी प्रोसीजर है। वो अवॉइड करने के लिए हमेशा आप नॉमिनेशन, अपने नॉमिनी को अपॉइंट ज़रूर करिए। फिर आता है आजकल जो है नेट बैंकिंग, ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है। नेट बैंकिंग की फैसिलिटी हर बैंक दे रहा है। नेट बैंकिंग में आपको आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो आपके पास आपका पासवर्ड होता है, उसे एक नोटबुक में अच्छा लिखकर, जितने भी आपके अकाउंट है उसके पासवर्ड, आईडीज लिखकर एक सेफ प्लेस पे रखिए। अदरवाइज आप उसे लिखकर अपने ईमेल में रख सकते हो या फिर पेन ड्राइव में डाल कर रख सकते हो। लेकिन आप एक काम करिए, अपने अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस को उसके बारे में ज़रूर बताइए। मैंने कुछ ऐसे केसेस देखा है, हालांकि स्पाउस एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा स्पाउस है, लेकिन एक स्पाउस अगर कुछ हो गया, इस दुनिया से चला है, तो दूसरे स्पाउस को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, उसके कौन से अकाउंट से किस अकाउंट में कितना पैसा है और उसके पासवर्ड्स क्या है। इसलिए आपको चाहिए कि जहाँ जहाँ भी जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, उसका इन्फॉर्मेशन आपके स्पाउस या नियर फैमिली मेम्बर को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो ये आपके सेफ्टी के लिए है। अब आता है जब ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है और आपके पास कुछ पैसा है और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं शेयर्स में, तो आपको एसबी और ये इसके अलावा एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसका नाम है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में फ़र्क ये है कि डीमैट अकाउंट में आप जो भी शेयर्स परचेज करते हैं वो स्टोर होके रहते हैं, स्टोरेज अकाउंट है वो आपको डीमैट अकाउंट में दिखते हैं, आपके कितने शेयर्स कौन सी कंपनी है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर बाई करते हैं और सेल करते हैं। ये तीनों मिलकर
अकाउंट बैंक्स खोलती है, फॉर एग्जाम्पल ICICI डायरेक्ट, इसमें तीनों अकाउंट आपके खुल जाएंगे, SB के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये बैंक से जो है थोड़ा ज़्यादा आपसे ब्रोकरेज चार्ज करती है, जबकि आज डिस्काउंट ब्रोकर्स भी बहुत सारे हैं जिनका ब्रोकरेज रेट यानी कमीशन जो लेते हैं आप सेल और बाई में बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ज़ीरोदा है आप स्टॉक से, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छे डीमैट अकाउंट्स है, ये भी अच्छे फॉर्म्स है। तो ये हो गया। अब मैंने इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि कहीं जब भी आपके पास इनकम आती है, आइदर आप एन एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, इनकम आने के बाद इमीडिएटली आपको सेविंग के लिए निकालना है। उसके बाद जो रिमेनिंग रहता है उसे एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करना है। आप कहीं भी सर्च करोगे इसके बारे में, क्या है इसके रूल्स, क्या प्रिंसिपल है, आपको एक चीज़ दिखेंगी कि आपका जो इनकम है उसमें 50% आप नीड्स के लिए यूज़ करिए। नीड्स यानी रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी आपकी ज़रूरत के चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, केबल, इंटरनेट वगैरह जो नीड्स है आज की। 20% आपको बाजू लगाना है सेविंग के लिए और रिमेनिंग 30% वांट्स के लिए। लेकिन मैंने देखा है कई मल्टीनेशनल कंपनीज, अच्छे बड़े डेलॉयट वगैरह उससे बड़े कंपनीज में काम करने वाले 10-10 साल काम किए। जब उनसे पूछा गया कि अब 10 साल में आपकी सेविंग्स क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या है, तो कुछ नहीं होता। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण अननेसेसरी शॉपिंग, अननेसेसरी बाइंग। कुछ लोगों को एक वो होता है, अगर बेचैनी होती है, अगर वो कुछ शॉपिंग नहीं करते तो कैसा की फील होता है। क्योंकि आजकल इतनी सहूलतें आ गई, अमेज़ॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, घर बैठे ऑनलाइन पे खाली आप कार्ड नंबर मार देते हैं तो आपका ऑर्डर चले जाता है, आइटम आपके घर पहुंच जाता है। तो ऐसे चीज़ों को आपको रोकना होगा। मैं कई लोगों को पूछता हूँ क्यों सेविंग नहीं होती। कई लोगों के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अवॉइड किए जा सकते हैं, जो वेस्ट खर्चे हैं और उनके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्मोकिंग की आदत है, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसको स्मोकिंग की आदत है, वो 2 पैकेट से कम करते आज बोलते हैं 7 या 8, उससे कम तो मुश्किल है। 7-8 सिगरेट्स यानी 15 रुपीज़ एक। आप कैलकुलेट करिए, 15 × 8 यानी 120 × 30 days 3600 होगा। 3600 इंटू आप साल भर का लगाइए, कितने हो जाते हैं? 43,000 ऑलमोस्ट। आप 43,000 रुपीज़ को जला रहे हो। एक तो उसे जला रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, दूसरा आपका हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट पड़े। इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, पैकेट पे खुद दिखा हुआ रहता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 94 से सिगरेट पी रहे, 2004 10 ईयर्स में 4.3 लाख रुपीज़ का सिगरेट पी लिया। आप सोचिए अगर यही पैसा 4.3 लाख 2004 में TCS, टाटा कंसल्टेंसी, बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की, उसका IPO आया था 2004 में, और जब इस कंपनी का शेयर प्राइस था 850 और आपके पास अगर 4.3 लाख जमा है सेविंग से, तो आप उस वक्त 500 शेयर 500 शेयर परचेस कर सकते थे। 500 × 8.5 यानी 4.25 लाख होते। जब वो आप 2004 में 500 शेयर TCS के लिए, तो 2006 में बोनस दिया गया कंपनी ने 1:1, तो आपके 500 शेयर जाकर 1000 शेयर हो गए। फिर 2009 में फिर कंपनी ने बोनस दिया, अब आपके शेयर 1000 से 2000 हो गए। 2018
में फिर से बोनस मिला, अब आपके शेयर्स हो गए 4000, 4000, यानी 500 to 500 से जाकर 4000 हो गए। आज कंपनी का शेयर का प्राइस है, शेयर वैल्यू है मोर देन 3000, 3200, 3100। अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर आता है 1.3 करोड़। यानी आपको समझाने का ये मतलब है, अगर आप 10 ईयर सिगरेट नहीं पीते जिससे आप 4.25 लाख बचा लेते और वो 4.25 लाख टीसीएस में 2004 में लगाते, तो आज 14 ईयर्स में आप करोड़पति बन जाते। तो ये होता है सेविंग और राइट जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का कमाल। तो इसी तरह देखते रहिए, समझते रहिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.